So I welcome you all to the third lecture of electricity, magnetism and semiconductor. So in the last lecture या अब तक में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया। ओके, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और साथ ही साथ ये रो जिसे क्या कह रहे थे हम लोग, रेजिस्टिविटी, इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर कहीं रेजिस्टिविटी दिखे या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिखे, वो एक ही टर्म को दो नाम दिए हुए हैं। और साथ ही साथ दिस इज दी, मतलब ये रेजिस्टिविटी इज व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे मटेरियल चेंज होगा, और ऐसा कह दो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी अलग होगा। ठीक है, उसका बाय डिफॉल्ट नेचर, मतलब आपने सेम लेंथ और सेम डायमीटर का दो वायर ले लिया, सपोज टू बी सेम लेंथ और सेम डायमीटर का दो वायर ले लिया, सपोज टू बी। ओके, बट एक है अगर कॉपर का और एक है अगर सिल्वर का, तो दोनों में ऐसा इज दी सिलिकॉन। ओके, हाँ, एजी सिल्वर। ओके, तो इन दोनों का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा। ठीक है, ये और नो। और इसके साथ साथ हम लोग ने और क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा। जब सीरीज की बात हो रही थी तो वहां पे करंट सेम था, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए एक ही पाथ मिल रहा था इन केस ऑफ सीरीज। ओके, वहां पे करंट सेम है बट वोल्टेज कीप्स चेंजिंग। और जब पैरेलल कनेक्शन की बात हो रही थी तो वहां पे करंट वॉज डिफरेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज वॉज सेम, राइट। ये इतना हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा था। आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू द लेक्चर और आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड, आज की जर्नी में हम स्टार्ट करते हैं। या लेट मी टेक यू द स्टोरी। आप मुझे बताओ, जब अगर आपने घर में कभी फैन ऑन किया रहेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं इस तरीके से फैन लगा हुआ है घर में। ठीक है, ये वॉल सीलिंग पे फैन लगा हुआ है। तो ये जो फैन के नीचे का पोर्शन है, ओके, जिसपे फैन ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये पोर्शन अगर आप देखोगे हीट अप हो जाता है, हाँ या ना। ओके, अगर फैन काफी देर तक चल रहा है तो उसके बाद आप देखोगे पोर्शन हीट हो जाता है। तो क्या ये इतना हीट होता है कि हीट होते 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 उसमें आग लग जाए? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। वाइंडिंग ही जल जाए पूरी। किसकी वाइंडिंग? अंदर मोटर की वाइंडिंग। ठीक है, वो आगे धीरे धीरे समझेंगे, बट ऐसा इतना तो नहीं होता। फैन प्रॉपरली चल रहा होता है, ऑल्दो वो सरफेस हीट अप है तो भी। ठीक है, इन द सिमिलर वे, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब अगर एक दूसरा एग्जांपल दें, तो आप अब अगर मान लो ठंडी का समय चल रहा है, तो समबडी, ठंडी का समय चल रहा है तो समबडी इज यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटर। अगर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर क्या रहता है, इस तरीके से रॉड है, कॉइल है, ठीक है, और क्या करेंगे, इसे पानी के बाल्टी में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और वो क्या करता है, बकेट में रखे हुए पानी को हीटअप कर देता है। ये कनेक्टेड होता है स्विच बोर्ड से, यस और नो, बट इसका फंक्शन समझ में आ रहा है, ये भी क्या कर रहा है, हीट करने का काम कर रहा है। ओके, अगर एक और एग्जांपल लिया जाए, अगर आपने टोस्टर देखा होगा, तो आप क्या करते हो, टोस्टर में ब्रेड रख देते हो, इलेक्ट्रिक स्विच से कनेक्ट कर दिए, हाँ या ना, और ब्रेड अंदर गया, थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक स्विच से, आप इलेक्ट्रिक स्विच आपने ऑन किया और वो टोस्ट होके आ गया। मतलब अगेन यहाँ पे भी देखोगे तो वो हीट होके आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आयरन। आयरन मतलब लोखंड नहीं, जो आप कपड़े आयरन करने के लिए यूज कर रहे होते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके का डिवाइस है, यस और नो। मे बी ड्राइंग इतना थ्री डायमेंशन में बन नहीं पा रहा है प्रॉपर। ओके, लेट इट बी ये, ठीक है, चलो, इस तरीके से अगर आयरन है, सो व्हाट यू डू, इसका एकदम बॉटम मोस्ट सरफेस क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है, और जो भी आप कपड़ा इस्त्री करना चाहते हो वो भी हो जा रहा है। ओके, तो ये चारों एग्जाम्पल में आप एक कॉमन फिनोमिना देख रहे हो, वो ये है कि जब आपने स्विच ऑन किया,
ठीक है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑन किया, स्विच ऑन किया, इट मीन्स करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। और करंट फ्लो हुआ और उसी करंट को कहाँ पे या किस फॉर्म में यूटिलाइज किया जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। इट मीन्स अगर मैं करंट इस फॉर्म में आ रहा है तो मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर एनर्जी के टर्म्स में बात की जाए, सो इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी। यस और नो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी। और यहां पे इस हीट एनर्जी को यूज करके हम अपने डेली लाइफ को थोड़ा आसान बना रहे हैं। यस और नो? ओके। सो अब यहां पे आप देखोगे कि करंट का फ्लो होना एक वायर में, एक सर्किट में हीट को जनरेट कर रहा है। ओके। तो पहले ये समझते हाउ इट हैपेंस। ओके, पहले ये मैकेनिज्म समझते ये हो कैसे रहा है। ठीक है, इट मीन्स किन कारणों के वजह से या किस कारण से ये हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने हायर पोटेंशियल एक एंड पे दे रखा है किसी मेटल के, और लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर रखा है, सो करंट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यस और नो? बट एट द सेम टाइम, उसी समय पे साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाना चालू कर देंगे। हाँ या ना? नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करेंगे, जहां से उन्हें रास्ता मिलता जाएगा वो ट्रेवल करते हुए निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं है इसका मतलब कि फ्री में मिल रहे हैं, इसका मतलब जो नेटिव एटम या एटम को छोड़ के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल गया, वो डीलोकलाइज्ड है, वो फ्री टू ट्रेवल, या कह दो बहुत लूजली बॉन्डेड एटम से। मान लो अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, सपोज टू बी एग्जांपल लेते हैं, क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो उन्हें कंसिडर करो एज अ न्यूक्लियस। ओके। और सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं बेंच पे, उन्हें कंसिडर करो ऑर्बिट्स। और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कंसिडर करो इलेक्ट्रॉन्स। ओके। अगर ऐसा, तो जो आउटर मोस्ट मतलब जो लास्ट बेंच पे बैठा है, अगर वो मे भी मस्ती भी कर रहा हो, कई बार टीचर का ध्यान नहीं रहता, और मान लो अगर कोई आके बुला ले कि मैम या सर, दो स्टूडेंट को भेज दीजिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, आगे से नहीं भेजेंगे, बोलेंगे वो लास्ट वाले को लेके जाओ। ओके, मैं अगर दरवाजा यहाँ पे हुआ तो वही उठ के खुद ही भाग जाएगा। हाँ है ना? ओके। सो इन द सिमिलर वे आउटर मोस्ट, अब इसको अगर फिजिक्स के टर्म्स में समझें तो न्यूक्लियस के जो सबसे पास ऑर्बिट है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे बहुत ज्यादा है। ओके। क्यों? इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। बट जैसे जैसे डिस्टेंस दूर जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ओके। So free electrons are those electrons which are, you can say, valence electrons या तो delocalized electron which can conduct electricity or will take part in the conduction of electricity। ठीक है। तो अब एटम के लिए रास्ता ऐसा रेडीमेड नहीं है कि वो बस आया और ट्रेवल करके निकल चला। इस रास्ते में बाधाएं हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो रास्ता रेडीमेड नहीं है, उसमें बाधाएं हैं। बाधाएं क्या? कि एटम तो बैठा हुआ है अपने जगह पे, यस और नो, विद इन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में एटम्स अपने जगह पे है। ठीक है, वो किस तरीके से अरेंज होता है ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एफसीसी, बीसीसी, एससीसी, मॉलिक्यूलर लेवल पे एटम का अरेंजमेंट कैसे है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, वो अपना पाथ बना रहा है, यहाँ जगह मिली यहाँ से चला गया, जहां से जगह मिल रही है तो पाथ बना रहा है। एंड इस पूरे जर्नी के दौरान बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस पूरे, इतने एक मीटर क्यूब में ही मिलियंस ऑफ मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तभी होता क्या है, ड्यूरिंग देयर ट्रेवल, ड्यूरिंग देयर जर्नी, इलेक्ट्रॉन्स हिट टू द वॉल ऑफ द सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स हिट ईच अदर सम टाइम। हाँ है ना? तो अब इसे ऐसे समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन का ये रैंडम मोशन यहाँ चल रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड करते जा रहे हैं एक दूसरे से। या तो इसे अगर दूसरी भाषा में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं और वापस से टॉपिक पे लेके आऊं, तो सपोज टू बी आप एक पार्टी में गए, ठीक है, पार्टी किसमें, आपके दोस्त का बर्थडे पार्टी में गए। तो अब वहां पे हो ये रहा है कि जितने लोग आए हैं
सारे लोग वेट कर रहे कि कब डीजे बजेगा। और जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होता है, ओके, सपोज टू बी म्यूजिक स्टार्ट हुआ, ऑल द पीपल स्टार्टेड डांसिंग, है ना। तो अब तक जो जगह सभी के लिए सफिशिएंट था, अगर ऐसे 10 15 20 लोग हैं, जो जगह सफिशिएंट था, अब जब वो सब डांस करना चालू किए, दे ऑल आर ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस, हाँ ना, अब उन्हें जगह और चाहिए, क्योंकि उनका मोशन बढ़ गया, रैंडम मोशन होने लग गया। अब क्या हो रहा है उधर ही, अगर आप देखोगे, हो सकता है कोई किसी को हाथ मार रहा है, इधर उधर लग जा रहा है चोट, और साथ ही साथ आप देखोगे कि इस, अगर ये मान लो क्लोज रूम है, तो वहां पे यू विल फील दैट देर इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन, रेडिएशन आ रहा है। मतलब आप कहोगे अरे भाई बहुत गर्मी हो रही है, तो एसी वगैरह अगर चला रहे हो तो उसका भी लोड बढ़ जाएगा। यस और नो? इन द सिमिलर वे, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चालू किया, ट्रेवल कर रहा है, तो वो रास्ते में रैंडम पाथ में कोलाइड हो रहा है एक दूसरे से। एंड जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन में चल रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। और यू कैन से इट इज हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। मतलब क्या, वेलोसिटी यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर कोई भी पार्टिकल कभी भी अगर मोशन में चल रहा है या वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसके वजह से उसमें जो एनर्जी आ रही है, वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ओके। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जैसे ही कोलाइड हुए टक्कर मार देंगे, और वो पूरी की पूरी अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे। एंड दैट काइनेटिक एनर्जी and that kinetic energy will be converted in terms of heat energy. ओके, एनर्जी कन्वर्जन होगा कि नहीं, है ना। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो सभी फॉलो कर रहे हैं, अगर एक पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है तो। या तो एक दूसरे एग्जांपल से मैं अगर आपको बताऊं, तो सपोज टू बी, अगर आपने बॉल थ्रो किया, तो वो वापस से घूम के सेम हाइट पे नहीं आ पाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द कोलिजन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज लॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ साउंड एनर्जी, इन द टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। यस और नो? ठीक है, और बचे हुए एनर्जी से वो वापस रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर आ रहा है, तो जितना एनर्जी उसके हिसाब से वो कुछ ओरिजिनल से कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये जितना कम डिस्टेंस है, इसमें जितनी एनर्जी चेंज होगी, दैट इज वॉट द एनर्जी लॉस्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और अगर समझ में आ रहा है, यू माइट बी एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। यस और नो? और यू कैन से ब्यूटी ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो हीट आ रहा है, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बात समझ में आया, हाँ या ना? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा की जाए। सो लेट मी आस्क यू, अब तक आपने देखो वोल्टेज बहुत अच्छे से समझ लिया है, यस और नो? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ लिए। फिर करंट भी बहुत अच्छे से समझ लिए। हाँ सर, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ पे मैंने ये दोनों का यूनिट लिख रखा है। सिंबॉलिकली वोल्टेज वी से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, बट करंट इज डिनोटेड बाय आई। ओके, करंट का यूनिट एम्पियर, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट। ओके, तो अब एक बात बताओ, देखो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पावर, तो आप कहोगे सर, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब आप ऐसे कहते हो, अरे सर मैं ज्यादा पावरफुल हूँ या वो ज्यादा पावरफुल है, तो दो चार लोग हैं, मुझे पता करना है कौन ज्यादा पावरफुल है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा कि कितने समय में कौन कितना काम कर पा रहा है। ओके, आई विल डिजाइन सम एक्सपेरिमेंट और विल डू सम एक्सरसाइज और वर्क बाय विच वी विल कम टू नो कि पावर, अगर ऐसे चार पांच लोग हैं तो उसमें किस में ज्यादा है। इन द सिमिलर वे, जब एक कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है, कोई मशीन कुछ पावर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। सपोज टू भी आपके घर पे अगर एसी है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, टीवी ऑन करके रखे हो, तो वो सारे के सारे डिवाइस, बल्ब ऑन किए हो, फैन ऑन कर रखे हो, तो ये कितने के सारे इक्विपमेंट्स कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही कर रहे होंगे। तो मुझे ये जानना है कि वो कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं। सो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट मीन्स इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर। यस और नो?
हाँ सर, बराबर है। समझ में आ रहा है? इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब एक चीज समझो, जब मैंने कहा वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये मैं डिफाइन कर रहा हूं मैकेनिकल टर्म्स में। या तो जब ऑब्जेक्ट कुछ वर्क कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके, देन आई एम शोइंग इट टर्म्स ऑफ द मैकेनिकल वर्क, ओके। बट यहाँ पे एज सच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे जो करंट आ रहा है या वोल्टेज आ रहा है, तो वो तो कोई मोशन या ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि एसी घर में घूम घूम के ठंडा कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक जगह पे वो फिक्स है। यस और नो? तो आप क्या चाहोगे कि इस पावर को मैं मैकेनिकल टर्म से हटा के इलेक्ट्रिकल टर्म्स में लिख दूं? ओके, इलेक्ट्रिकल टर्म्स में लिखना मतलब इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स पे लिखना है, जैसे कि वोल्टेज और करंट, इनके टर्म्स में बात की जाए। सो जस्ट पे अटेंशन हियर केयरफुली। अगर मैं इसी इक्वेशन को वर्क डन पर यूनिट टाइम में मल्टीप्लाई बाय क्यू कर दूं और डिवाइडेड बाय क्यू कर दूं, तो आप कहोगे सर ये क्यों किए? अरे यही तो सवाल है, क्यों किया मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसे कर दिया, अब आप कहोगे हाँ सर, एक स्टेप में हम इन्हें लेके आए और दूसरे स्टेप में कैंसिल कर देंगे। अरे तो मतलब ही क्या रहेगा? ये पर्पस नहीं है मेरा। मेरा पर्पस ये है कि इसे आप कैंसिल मत करो और थोड़ी देर के लिए वेट करो। अगर मैं इसका लिखने का तरीका बदल दूं, सपोज ये डब्ल्यू डी अपॉन, मतलब वर्क डन अपॉन में लिख दूं क्यू के साथ, और दूसरे टर्म को मैं इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करूं, सो कैन आई राइट दिस लाइक वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू, मैं इसे चार्ज पर यूनिट टाइम ऐसा लिख सकता हूं। और अगर ऐसा लिखा, तो आपको पहले लेक्चर याद करो, फॉर्मूला पढ़े थे। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज व्हाट? वोल्टेज। एंड चार्ज पर यूनिट टाइम इज व्हाट? करंट। सो पावर इन द इलेक्ट्रिकल टर्म्स विल बी डिफाइंड एज V into I. Okay. Power in the electrical terms will be defined as V into I. Power is equals to voltage into current. Are you getting what I am saying? समझ में आ रहा है बात, हाँ या ना? तो अब जरा बात को समझो। जब ये पावर एक कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर ये पावर कंज्यूम कर रहा है, सो सम अमाउंट इज यूटिलाइज इन टर्म्स ऑफ हीट ऑल्सो। अगर वो पावर देखा जाए तो पूरा का पूरा भी हीट में बदला जा सकता है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली कुछ एग्जांपल्स लिए थे यहाँ पे। ओके, पूरा का पूरा हीट के टर्म्स में भी बदला जा सकता है। तो अगर ऐसा होगा, सो पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम, एंड विच इज इक्वल टू वी इंटू आई। अभी इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बात की है। तो अगर मैं वर्क डन इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी कर दूं, मतलब यहाँ पे जो टी स्मॉल टी टाइम था, उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके गया, तो डिवीजन से क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन में आ गया। सो नाउ दिस वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थियरम से मैं ऐसा कह सकता हूं दैट दिस वर्क डन इज नथिंग बट कि वर्क कितना हुआ, जितना एनर्जी इसने कंज्यूम किया इन द फॉर्म ऑफ जनरेटिंग और यूटिलाइजिंग दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं इसको बाय वर्क एनर्जी थियरम के हिसाब से मैं लिख सकता हूं दैट दिस वर्क डन इज नथिंग बट, और ऐसे कह सकते हैं कि ये वर्क एनर्जी थियरम कहता है कि जितना भी वर्क डन है, और यू कैन से चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, उतने डीप डेप्थ में ना जाके मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ कि वर्क डन कैन बी रिटर्न एज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम विच इज नथिंग बट हीट। ओके, सो हीट इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, क्योंकि यही पावर को कंज्यूम करके हीट में बदला है। सो वी इंटू आई इंटू टी, एच इज इक्वल टू वी आई टी, वेर दिस एच इज वॉट, वेर दिस एच इज वॉट, इट इज नथिंग बट हीट, और इसका यूनिट क्या है? जूल। ठीक है, नाउ दिस V इज व्हाट? वोल्टेज। ओके, एंड दिस I इज व्हाट? करंट, एंड दिस स्मॉल t इज टाइम। मे बी अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन हो कि ये W को H कैसे लिख दिया, तो ये समझ लेना कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितना भी वर्क डन हो रहा है वो डायरेक्टली हीट में बदल दिया जा रहा है। ठीक है, यस और नो? अब इसे अगर मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करूं,
अभी जो मेरे पास फॉर्मूला है राइट नाउ, दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ एच इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, वोल्टेज के टर्म्स में, करंट के टर्म्स में, और टाइम के टर्म्स में। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट का फ्लो कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो वो हीट भी ज्यादा जनरेट करेगा, हाँ या ना? बराबर सर, ज्यादा ही जनरेट होगा। रेजिस्टेंस आ गई ना, बाधा आ गई ना रास्ते में। तो अगर मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कह रहा है, दैट एच इज इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी, वी इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, वी इक्वल टू आई इंटू आर। सो एच इक्वल टू, अब वी के जगह पे मैं आई आर अगर लिख दूं, आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। सो आई इंटू आई स्क्वायर आर इंटू टी। सो ये बन गया फॉर्मूला, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि जितना भी करंट आप दे रहे हो, जितना भी करंट आप दे रहे हो सर्किट में, उस करंट का पावर टू मीन्स, जितना करंट, अगर आपने 10 एम्पियर करंट दिया तो वो 100 टाइम्स हो गया भाई, 10 10 स्क्वायर करके क्या कर रहा है, हीट में बदल दे रहा है। ओके, एंड दिस इज व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यही इतना कंसेप्ट था यहाँ पे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर हो सका तो हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट करते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेंगे। ओके।